हेलो दोस्तों, मैं निर्मला आज आपके लिए लेके आई हूँ मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन जो बुद्धि से संबंधित हैं। आपको पता है कि रीट का एग्ज़ाम 25 अप्रैल फाइनल है और 25 अप्रैल को ही होगा। आप किसी बहकावे में ना आए और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। यानी कि बुद्धि संबंधी सिद्धांत जो गिलफोर्ड ने दिया वो कौन सा है, तो वो है त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा है? त्रिआयामी सिद्धांत। इसमें गिलफोर्ड ने 3 चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी? 3। एक उसने बताया था उत्पाद, संक्रिया, क्या क्या बताया था? उत्पाद, संक्रिया और एक और बताना जल्दी से, क्या बताया था? एक और बताया था विषय वस्तु। क्या था? विषय वस्तु। उत्पाद में कितने थे? उत्पाद में पहले थे 6 सर्वप्रथम, विषय वस्तु में थे 4 और संक्रिया में थे 5। यानी इनका टोटल करेंगे 6 × 5 × 4, तो कितना होगा? टोटल करिए 120। कितना होगा? 120। और फिर बाद में एक एक और जोड़ने के बाद, यानी स्टार्टिंग में गिलफोर्ड के जो थे वो थे 120, फिर होते 150 और लास्ट में होते 180। ओके, ये याद रखना। एक तत्व सिद्धांत किसका था? ये था बीने का। द्वितत्व या द्वितत्व कह लो, द्वितत्व कह लो या फिर जो द्विकारक सिद्धांत, ये दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और फिर द्विकारक में ही उसने एक और जोड़ के त्रिकारक बनाया था। त्रिआयामी गिलफोर्ड का है ही। और बहुतत्व किसका है? बहुतत्व है थॉर्नडाइक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। जो अवधारणाएं होती है वो किससे संबंधित है? बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अवधारणाएं होती है, जो हमारे माइंड में अवधारणाएं बनती है, वो किससे संबंधित होती है? बौद्धिक विकास से, यानी कि बुद्धि से संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? जो थॉर्नडाइक हुआ है, थॉर्नडाइक कौन था? एक व्यवहारवादी था। कौन था? एक व्यवहारवादी। तो इसने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया है? कौन सा दिया? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक, बहुकारक या ग्रुप तत्व। तो कौन सा दिया है? अभी मैंने जस्ट बताया। एक कारक किसका था? बीने का। द्विकारक स्पीयरमैन का। बहुकारक होगा थॉर्नडाइक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स। और ग्रुप तत्व हो जाएगा थर्स्टन का। ये याद रखना कि जो बहुकारक और ये ग्रुप तत्व, ये दोनों अलग अलग है। जो बहुकारक है ये होगा मल्टी फैक्टर। क्या होगा? मल्टी फैक्टर। और ग्रुप तत्व होगा ग्रुप, है ना, ग्रुप फैक्टर। ये दोनों अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। बहुकारक था थॉर्नडाइक का, ग्रुप तत्व है थर्स्टन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानसिक रूप से विकलांग से संबंधित, या कह सकते हैं इनमें से विकलांग कौन नहीं आएगा? किस रूप में? मानसिक रूप में। मानसिक रूप में विकलांग कौन नहीं है? जड़ बुद्धि, मूड, और आगे देखिए असामाजिक कार्य या अल्प बुद्धि। तो आपको पता चल रहा है असामाजिक कार्य का कहीं से कहीं तक कोई तालमेल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा असामाजिक कार्य। ओके, नेक्स्ट,
बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी जस्ट मैंने बताया था द्विखंड सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने, थर्स्टन, गिलफोर्ड या गेने? तो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने सर्वप्रथम द्विखंड सिद्धांत दिया था और फिर इसी ने इसमें एक कारक और जोड़कर इसको बना दिया था इसने त्रिकारक, है ना? क्या बना दिया था? त्रिकारक बना दिया था। इसमें क्या था? इसमें इसने दो बुद्धि बताई, एक तो जी और एक एस। जी सामान्य बुद्धि, एस विशिष्ट बुद्धि। ये जी जो है, जी फैक्टर जो था ये जन्मजात था और विशिष्ट जो था ये अर्जित था। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए थर्स्टन का क्या आएगा? बहुतत्व किसका था? थॉर्नडाइक का। और थर्स्टन का होगा ग्रुप यानी समूह कारक। थॉर्नडाइक ने भी 7 बुद्धि बताई है ना, 7 तरीके की बताई है। और थर्स्टन ने भी 7 बताई है, ये याद रखना। लेकिन दोनों का अलग है, एक का मल्टी फैक्टर है और दूसरे का ग्रुप फैक्टर है। ओके, गिलफोर्ड का त्रिआयामी, जिसमें इसने संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद बताए थे। और गेने का अधिगम में आता है, इसने अधिगम के प्रकार बताए थे, चरण बताए थे। कितने? 8। कितने बताए थे? 8। ओके, नेक्स्ट, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, या सामान्य बुद्धि में, या फिर मंद बुद्धि में। तो किस में आएगा बताना? ये आएगा सामान्य बुद्धि में। 105 यानी कि 90 से लेकर 110 तक जो बुद्धि होती है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ओके, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। तो इसका आंसर क्या हो गया? 100। नेक्स्ट, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। अशाब्दिक जो होता है उनका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, यानी कि जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सभी, है ना, सभी के लिए। अशिक्षित के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, या फिर शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों के लिए। तो जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है वह मौखिक होता है, दिख रहा है शाब्दिक यानी जो लिखित रूप नहीं हो, यानी जो अशाब्दिक है वो दोनों के लिए होगा। किसके लिए? शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द। क्या हो जाएगा? द। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? जो बुद्धिमत्ता है उसका संबंध किससे हो जाएगा? उसका केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो किससे होगा इसका संबंध? केंद्रीय चिंतन। चिंतन भी क्या है? बुद्धि में आता है। बहुआयामी चिंतन, जो कि इसका सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? बुद्धिमत्ता है। सृजनात्मकता, सृजन करना, सोचना, रचना करना, ये किस में आ जाएगा? बुद्धि में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये द आंसर इसका सही हो जाएगा। यानी बुद्धिमत्ता का संबंध केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से और सृजनात्मक, इन तीनों से ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट, विशिष्ट बालक का संबंध होता है। जो विशिष्ट बालक होता है उसका संबंध किससे होता है? बुद्धि से, शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से, खेल से। किससे होगा बताओ? किससे होगा? बुद्धि से होगा, क्योंकि वो बुद्धि से ही जाना जाएगा। विशिष्ट, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, ये सब किसके वर्गीकरण है? बुद्धि के। तो जो विशिष्ट बालक है वो बुद्धि से उसका संबंध होता है। नेक्स्ट, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु जो है वो कितनी है? 10 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मानसिक आयु, मेंटल एज, है ना। जो मेंटल एज है वो कितनी है? 12 ईयर। और वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो कितनी है? 10 वर्ष। तो इसने पूछा है कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इस सूत्र याद रखना आप, MA बटा CA × 100, है ना। MA
का मतलब मानसिक आयु, CA का मतलब वास्तविक आयु और 100। तो इसमें आप करके देखो मानसिक आयु, तो पहले हम मानसिक आयु रखेंगे, फिर वास्तविक आयु और फिर 100। 0 से 0 क्रॉस हो गया तो कितना होगा 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी 120। ओके नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों से संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश डैश से प्रभावित है। वह क्या करती है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध कार्यों का उपयोग करती है। तो वह किससे प्रभावित है? कोहलबर का नैतिक सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो वह किससे प्रभावित है? वह प्रभावित होगी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। क्यों? क्योंकि गार्डनर ने 7 अलग अलग बुद्धि बताई है और वो बुद्धि सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण भी माना गया है। इसलिए वह वैविध्यपूर्ण यानी विभिन्न तरीके से अलग अलग कार्य करती, तो वो हो जाएगा गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। ओके, पहले 7 थी, फिर इसने एक और जोड़ी 8 है और लास्ट में जोड़ा था इसने अस्तित्ववादी, तो हो गया 9। यानी इसकी टोटल जो बुद्धि है वो कितनी है? 9 बुद्धि इसने बताई है, या कह सकते हैं 7 8 9। तो आंसर क्या होगा इसका? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। किससे प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। नेक्स्ट, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु और खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। डैश डैश यानी कौन सी योग्यता कहलाएगी? तार्किक गणितीय योग्यता कह सकते हैं बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। बताओ वो क्या है? पशु, खनिज, पेड़ पौधों, इन सब के आधार पर वर्गीकरण कर रही है। तो वह तार्किक, वो अंक आधारित कुछ नहीं कर रही है, यानी मैथ से रिलेटेड जोड़ गुणा वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। भाषिक, भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। स्थानिक, वह किसी स्थान विशेष की बात नहीं कर रही है। पशु, खनिज और पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं प्राकृतिक बुद्धि में। किस में आएंगे? वो प्रकृति का वर्गीकरण करके बच्चों को बता रही है। तो होगा प्राकृतिक बुद्धि। और प्राकृतिक बुद्धि जो बताया है, ये बताया है गार्डनर ने। कब बताया है? गार्डनर ने, जो कि उसने बाद में 8वें नंबर में जोड़ा था। कब जोड़ा था इसको? 8वें नंबर पे जोड़ा था उसने। स्टार्टिंग में 7 बुद्धि दी थी, उसके बाद 8वें नंबर पर जोड़ा था, और ये जोड़ा था उसने 1997 98 में, है ना। ये याद रखना कि प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर ने जोड़ा था 8वें नंबर पे। इसने नवा और जोड़ा था, वो था अस्तित्ववादी, वो जोड़ा था इसने 2002 में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। क्वेश्चन समझना, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं। बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश डैश की प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। किस पर आधारित होगा? इसमें देखना, औसत, प्रतिभा संपन्न यानी प्रतिभाशाली, और मंद बुद्धि, 3 प्रकार की बुद्धि इसमें बताई है। तो ये किससे संबंधित है? बुद्धि और जाति विविधताओं से। जाति का कोई लेना देना नहीं है, तो तो वैसे ही गलत हो गया। बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, और बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो इसमें क्या होगा? बुद्धि का वितरण बताया गया है। कैसे? औसत, प्रतिभा संपन्न या प्रतिभाशाली, है ना, और एक और बताया मंद बुद्धि। ये सब क्या है? बुद्धि के हैं, बुद्धि से संबंधित है। तो इसमें बुद्धि का वितरण बताया गया है। तो आंसर होगा इसका ब, बुद्धि के वितरण। नेक्स्ट, EQ एवं IQ उदाहरण है। EQ की फुल फॉर्म क्या होगी? इमोशनल, और I होगा इंटेलिजेंस। इन ये उदाहरण किसके? प्राप्त हुए प्रदत्त, मानक प्रदत्त,
निकले गए प्रदत्त या व्यक्तिगत प्रदत्त। तो ये जो है ये क्या होगा, किसी से प्राप्त हुए नहीं, ये किसी से निकले नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये मानक प्रदत्त है। क्या है, इनको माना गया है। और ये किसके हैं, ये हो जाएंगे बुद्धि, है ना। IQ तो बुद्धि का होगा, जो बुद्धि लब्धि से संबंधित है, और EQ हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि से, है ना, संवेगात्मक बुद्धि से संबंध। ये संवेगात्मक बुद्धि निकालने का सूत्र EQ संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, IQ ओनली बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल सही है। मानसिक यानी कि माइंड से ही तो जुड़ी हुई होती बुद्धि, तो तो बिल्कुल सही हो गया। यह सामान्य जस अनुकूल स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल है। हमें सामान्य जस या समायोजन करना पड़ता है तो किससे करेंगे, बुद्धि से ही करेंगे, तो ब वाला बिल्कुल सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है, बिल्कुल आंकी जा सकती है। अगर व्यक्ति का व्यवहार देख के हम बता सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की बुद्धि है, तो ये स वाला भी सही है। लास्ट है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। अपरिवर्तन, ये अब हो गया, सॉरी है ओनली, अब अपरिवर्तनशील यानी बुद्धि कभी स्थायी नहीं होती है और बुद्धि हमेशा परिवर्तनशील होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द, है ना। यानी बुद्धि यहाँ पे होता बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील, है ना, तो ये भी सही हो जाता। लेकिन इसमें अपरिवर्तनशील बताया गया है और स्थायी, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि के परीक्षणों द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षणों द्वारा, या वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षणों द्वारा। तो जो प्राय बालकों की बुद्धि का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। किसके द्वारा, अवाचिक बुद्धि समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। अवाचिक को हम अशाब्दिक भी कह सकते हैं ना, वाचिक, शाब्दिक, अवाचिक, अशाब्दिक। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत है। यानी इन सब में जो बुद्धि परीक्षण है उसका दुरुपयोग यानी अच्छा उपयोग नहीं किया गया है, दुरुपयोग का संकेत है। तो कौन सा है, उन्नति के लिए मापन में सहायक, बिल्कुल बुद्धि परीक्षण उन्नति के लिए मापन में सहायक होती है। बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर, लेवल नहीं है लेबल है ना, लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, ये तो गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट, बालकों को वर्गीकृत करने में सही है ये तो, और अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब, क्या हो जाएगा, ब। ओके, नेक्स्ट, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा। बच्चा कितने साल का है, 11 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु, अभी मैंने सूत्र बताया था आपको, MA/CA × 100, है ना। इसमें क्या है, MA यानी आप इसका निकालो तो आपको पता चल जाएगा। MA यानी 10, 11 × 100। ओके, तो आप इसमें करके देखिए, 1000 में 11 का भाग है ना, तो ये 99, तो यहाँ जाएगा 9, या फिर बचाए तो यानी कि 99 समथिंग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत बुद्धि में, क्या हो जाएगा, औसत बुद्धि। क्योंकि मैंने आपको भी बताया था 90 से लेकर 110 तक क्या होता है, औसत बुद्धि होती है। सामान्य बुद्धि कह दो, औसत बुद्धि कह दो। ओके, नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट, 0 से 25 जो बुद्धि लब्धि है, या फिर 0 से 25 तक जो बुद्धि लब्धि को क्या कहेंगे, मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक, या मंदबुद्धि बालक। तो क्या कहेंगे इनको, जड़ बालक, जो किसी काम के नहीं होते हैं, इनको कुछ नहीं कर सकते। पिछड़े बालक तो वो होते हैं जो अपनी कक्षा से थोड़े से पिछड़ गए, यानी 10th क्लास का बच्चा
9th क्लास का भी हल नहीं कर पाता तो वो पिछड़ा बालक हो गया। मंद बुद्धि बालक वो होता है जिसको मेहनत करके पढ़ाया जा सकता है ना, थोड़ी मेहनत करो तो पढ़ सकते। और मूर्ख बालक वो होता है जिसको हम प्रशिक्षण के द्वारा बता सकते हैं ना, इसको प्रशिक्षण देकर अच्छा बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जड़ बालक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह औसत बुद्धि का द्योतक है, यानी कि औसत बुद्धि कितनी होती है ना, औसत बुद्धि का द्योतक है 70 से 91, 91 से 110, 111 से 120, 120 से 140। तो क्या हो जाएगा औसत बुद्धि? औसत बुद्धि हो जाएगी 91 से 110। तो राइट आंसर हो जाएगा ब। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैं इसी तरीके से और क्वेश्चन या और वीडियो लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।